लोगों को धर्म की अफीम चटा के और लोगों से वोट हासिल करे जा रहे हैं, उन्हें बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। उत्तराखंड में तो बाकायदा लोगों ने गाँव में अपने पोस्टर लगा दिए कि इसमें दुकान में इस गाँव में मुसलमानों का आना मना है। तो खतरे में हिंदू नहीं आ रहे, खतरे में इनकी कुर्सी आती है, खतरे में बीजेपी के बचाने के लिए इस तरीके कुर्सी बचाओ आंदोलन है और इसके अलावा कुछ नहीं है। नमस्कार, 4 PM दिल्ली देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। इस समय देश भर में अलग अलग राज्यों में चुनाव हो रहे हैं और उत्तर प्रदेश के उपचुनाव खासी चर्चा में। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से कांग्रेस ने बलिदान का इरादा कर लिया है, यानी कि एक भी उम्मीदवार अब कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में नहीं होगा, वहीं अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बात सीट की नहीं, बात जीत की है। और पूरी तरीके से किस तरीके से इंडिया गठबंधन यानी कि दो लड़कों की जोड़ी उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में पूरी तरीके से एनडीए को मात देने के लिए तैयार है, उसी पर आज बातचीत करेंगे शर्मा जी के साथ में। लेकिन पहला सवाल ये उठता है शर्मा जी, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने सरेंडर क्यों कर दिया? नहीं, इसको आप सरेंडर नहीं कह सकते। इससे पहले आपने एक शब्द इस्तेमाल करा था, बलिदान। ये बहुत बढ़िया शब्द आपने इस्तेमाल करा है। इसे सरेंडर किसी कीमत पे ही नहीं कहा जा सकता। देश आज जिन परिस्थितियों से जूझ रहा है, जिस फिरका परिस्थिति से जूझ रहा है, जो धर्म की राजनीति चली जा रही है, लगातार लोगों को धर्म की अफीम चटा के और लोगों से वोट हासिल करे जा रहे हैं, उन्हें बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, राम गोपाल मिश्रा जैसे लोगों को बलि का बकरा बनाया जा रहा है। उस हिसाब से ये बहुत ज़रूरी था कि जो भी पार्टी मजबूत हो और जो इस पार्टी का मुकाबला कर सके, उसके कैंडिडेट को पूरी सपोर्ट दी जाए। और गठबंधन का धर्म ही यही कहता है कि अगर आप मजबूत हैं तो ठीक है, हम पीछे से हट जाते हैं। अगर वो कांग्रेस पार्टी भी इस मामले में जिद करती है कि नहीं, हम भी अपना कैंडिडेट खड़ा करेंगे या हम अपना कैंडिडेट ही खड़ा करेंगे, और अगर वो कैंडिडेट कमज़ोर पड़ता है तो जाहिर सी बात है कि एक एक सीट का सवाल है, तो वो सीट उनके खाते में चली जाएगी। तो इसलिए कांग्रेस पार्टी का ये फैसला बहुत शानदार फैसला है। हरियाणा चुनाव के बाद ये कमज़ोर देखा जा रहा है कांग्रेस को, क्योंकि हरियाणा में सहयोगियों को इस तरीके से समर्थन नहीं दिया और इसका खामियाजा शायद उन्होंने भुगता। नहीं जी, देखिए, हरियाणा चुनाव पे हम पहले भी बात कर चुके हैं। हरियाणा चुनाव में जो टोटल बात हुई है वो सारी की सारी तंत्र की जीत हुई है। लोग उस पर हार गया है, पहली चीज़। और दूसरी बात, हरियाणा हार को अगर आप इसको मुद्दा बनाएंगे तो वो टोटल मीडिया वाले जो हैं और जो बीजेपी IT सेल है वो इसको मुद्दा बना रहा है कि हरियाणा में हारने की वजह से कमज़ोर पड़ गए। इसका कोई मतलब नहीं उठता कि कमज़ोर पड़ गए। कमज़ोर तो आप भी थे भाई, 2-2 सीट पे थे आप, सिमट के रह गए थे। आपका नाम लेवा नहीं था पूरे देश में, बीजेपी का कोई नाम लेवा नहीं हुआ करता था। पहले आपने 272 सीटें जीती, उसके बाद आपने 295 सीटें जीती, 303 सीटें जीती और आज आप 240 पे आ गए। कमज़ोर तो आप भी हुए ना पहले के मुकाबले। तो ये तो कमजोरी और मजबूती तो हमेशा चलती रहती है। इसको इस नज़रिए से अगर आप देखेंगे तो राजनीति में तो हमेशा है, उतार भी है, चढ़ाव भी है, और हर चीज़ में, खाली राजनीति में नहीं, जीवन के हर पक्ष में आपको उतार चढ़ाव लगातार देखने को मिलते ही मिलते हैं। तो अगर वहाँ पे हमें वोट परसेंटेज देखी जाए तो कांग्रेस का वोट परसेंटेज मात्र 0.80 का फर्क पड़ा। बीजेपी जो है 39.89% वोट लेके हरियाणा में सरकार बनाती है और कांग्रेस पार्टी के पास 39.08% वोट आता है। 0.80% का सिर्फ वोट का फर्क पड़ा। तो फिर कोई ऐसा तो फर्क नहीं पड़ा कि हम कह सकेंगे नहीं, अब बिल्कुल ही हमारा कोई नाम लेवा नहीं बचा है, कांग्रेस के पास वोट नहीं है, वोट बैंक नहीं है। तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। अगर वहाँ पे मजबूती से समाजवादी पार्टी है, अच्छे तरह उन्होंने साथ दिया है, और अगर 9 सीटों की बात है, मजबूत विपक्ष वहाँ पे और ज़्यादा होता है तो अच्छी बात है। कांग्रेस ने अगर कैंडिडेट नहीं खड़े करे, इसके पीछे क्या देखते हैं कि बात सीट की नहीं, बात जीत की? अखिलेश यादव जी जो बोल रहे हैं, तो क्या ज़्यादा पावरफुल नजर आ रहे हैं अखिलेश यादव जी के कैंडिडेट? देखिए, हाँ, समाजवादी पार्टी वहाँ पे मजबूत है, उसमें ऐसी कोई बुराई नहीं है, कोई बुराई नहीं है इसमें कहने में। जो चीज़ है उसे स्वीकार करोगे तो आप आगे बढ़ सकोगे। अगर अपनी विडंबनाओं में जीते रहोगे, भ्रम में जीते रहोगे, तो आप कभी भी ज़िंदगी में तरक्की नहीं कर सकते। अगर कांग्रेस मजबूत नहीं है तो मानने वाली बात है कि मजबूत नहीं है। समाजवादी मजबूत है, जाहिर सी बात है मजबूत है, और मजबूत सहयोगी हमारे साथ अगर खड़ा हुआ है तो ये हमारे लिए तो मजबूती की बात हो ही गई ना। हर व्यक्ति हर जगह मजबूत नहीं हो सकता। आज उस जगह पे वो मजबूत हैं, किसी जगह पे हम मजबूत हैं। हमने भी, अगर कांग्रेस की बात करी जाए तो 3-3 राज्यों में सरकार बना रखी है, राष्ट्रीय पार्टी है। आज भी हमारा वोट परसेंटेज दूसरे नंबर पे ही आता है अगर कोई देखा जाए तो। अगर लोकसभा इलेक्शन में भी देखा जाए तो 99 सीट लेने के बाद सबसे बड़ी पार्टी यही आई। तो इसमें कोई ऐसी दो राय वाली बात नहीं है कि कांग्रेस वहाँ, अगर ठीक है आज कांग्रेस का ग्राफ वहाँ पे कम है तो कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या PDA का जो फॉर्मूला अखिलेश यादव जी का है, जिससे लोकसभा में भी हमने बड़ा फेरबदल देखा, क्या वही काम करेगा इस बार उपचुनाव? बिल्कुल काम करेगा जी। PDA तो है ही, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, इन तीनों के साथ ही आज अन्याय हो रहा है। आप पिछड़ों को उठा के देख लीजिए, उनके कहीं कोई नाम लेवा नहीं है। आप दलितों को उठा के देख लीजिए, दलितों के साथ रोज़ मारपीट की घटनाएं, सर पे पेशाब करने की घटनाएं, उनको भरी सभाओं में बेइज्जत करने की घटनाएं, लगातार तमाम ऐसी घटनाएं हो रही हैं कि जो दलितों को हाशिए पे डालती हैं। और अल्पसंख्यकों के साथ तो आप पूरा देश ही देख लीजिए, कहीं भी आप अल्पसंख्यकों के बारे में कोई अच्छी खबर नहीं सुन सकते। जहाँ देखा जाता है ज़बरदस्ती लोग बात करी जाती हैं। ट्रेन को लोगों ने नहीं छोड़ा, प्लेन को लोगों ने नहीं छोड़ा, ज़बरदस्ती लोगों की दुकान को नहीं छोड़ा कि नहीं पहले आप अपना नाम बताओ तब दुकानदारी करोगे। उत्तराखंड में तो बाकायदा लोगों ने गाँव में अपने पोस्टर लगा दिए कि इसमें दुकान में, इस गाँव में मुसलमानों का आना मना है। भाई देशवासी तो हैं, संविधान हमें इजाज़त देता है पूरे देश में कहीं भी जाने की, बसने की, व्यापार करने की, लेकिन आप उस पर रोक लगा रहे तो अल्पसंख्यकों के साथ तो आज जो अत्याचार हो रहा है वो सारा देश देख रहा है।
इसमें कोई दो राय नहीं है। और अगर एक पार्टी अल्पसंख्यकों के साथ खड़ी है तो होना भी चाहिए, वो भी हमारे देश के वासी हैं ना, हम सिर्फ वोट के नज़रिए से उनको नज़रअंदाज नहीं कर सकते। देश की तरक्की में उनका भी योगदान है। अभी कल दो या 3 दिन पहले अशफाक उल्लाह खान साहब की जयंती हुई थी, ने देश के लिए बलिदान दिया था ना, फांसी पे झूले थे ना। तो ऐसा नहीं कह सकते कि मुसलमानों का इस देश में योगदान नहीं है, अल्पसंख्यकों का, किसी और भी दूसरे अल्पसंख्यक हैं उनका भी कोई योगदान नहीं है। सारे अल्पसंख्यक इस मामले में पूरी तरह फिट बैठते हैं, चाहे वो जैनी हो चाहे वो बौद्ध हो। क्या लग रहा है योगी जी का क्या कुछ होने वाला है, क्योंकि लगातार कह रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे। वहीं अखिलेश यादव जी ने भी पूरा तरीके से नैरेटिव सेट कर दिया है कि पीडीए नहीं बटना चाहिए, यही कुछ कह रहे हैं योगी। बिल्कुल ठीक बात है जी, बटोगे तो कटोगे, लेकिन वो इंगित किसको करते हैं, वो टारगेट किसको करते हैं कि बटोगे तो कटोगे, वो कहते हैं हिंदू मुस्लिमों के लिए, और हिंदुओं के लिए बात इस्तेमाल करी जाती है कि बटोगे तो कटोगे। मैं साफ पूछता हूँ कि अगर हम बटे हुए हैं तो कहाँ कटे हैं, किसने हमें काटा? क्या कोई आपने कोई ऐसा नरसंहार देखा आज आज़ादी के 67 सालों में? कहीं आपको ऐसा दिखा कि मुसलमानों की आबादी ने पूरे हिंदुओं का एक नरसंहार कर दिया हो, लगातार उनकी गर्दनें काट दी गई हो? कहीं आपको ऐसा देखने में मिला? कहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो ये यूपी से महाराष्ट्र तक, देखिए यूपी से महाराष्ट्र तक जो नारा दिया जा रहा है, सीएम से लेकर पीएम तक दोनों ही नारा दे रहे हैं कि जब बट जाओगे तो कट जाओगे। तो क्या हिंदुओं को डराने की कोशिश की जा रही है? बिल्कुल डराने की कोशिश करी जाती है। हमारा देश भारत में 140 करोड़ की जनसंख्या का देश है, जिसमें 100 करोड़ हम हिंदू मौजूद हैं। अगर इसी तरह से आप पलट के देखोगे कि इंडोनेशिया देश है, 35 करोड़ की आबादी का देश है, मुस्लिम कंट्री है। उस 35 करोड़ की आबादी में हिंदू कितने हैं? वहाँ पे मात्र 2%। गिनती में कितने बैठते हैं? 7 लाख। और विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर अंकोर वाट जो है वो इंडोनेशिया में स्थित है। वहाँ मात्र 2% होने के बावजूद वहाँ हिंदू खतरे में नहीं है। यूएई की आबादी 24 लाख, वहाँ पे 2,40,000 हिंदू भारतवंशी काम कर रहे हैं, वहाँ पे आबादी खतरे में नहीं है। और तमाम इस्लामिक कंट्रीज़ हैं जिनमें हिंदू काम कर रहे हैं, वहाँ वो इतने थोड़े की संख्या में होने का वहाँ खतरे में नहीं आते। लेकिन भारत में हमारे 100 करोड़ होने के बावजूद भी खतरे में आ रहे हैं। तो खतरे में हिंदू नहीं आ रहे, खतरे में इनकी कुर्सी आती है, खतरे में बीजेपी के बचाने के लिए इस तरीके कुर्सी बचाओ आंदोलन है, और इसके अलावा कुछ नहीं है। आप ये देखिए कि अपनी कुर्सी के लिए, अपने उसके लिए क्या कर सकते हैं। राजस्थान की आपने घटना देखी, आरएसएस ने एक ऑर्गेनाइज कर रखा था प्रोग्राम अपना, पड़ोसी में उसके एक नसीब सिंह चौधरी था, उसको तकलीफ हुई, उसने कहा भाई अपने लाउड स्पीकर कम कर लो, शोर शराबा ज़्यादा कर रहे हो। उनके साथ उनकी मारपीट हो गई, सारे लोगों ने मिलकर नसीब सिंह चौधरी के साथ मारपिटाई कर दी। उसके बाद क्या हुआ कि उसके खिलाफ रिपोर्ट लिखा दी गई। तमाम मीडिया चैनल ने सबसे पहले क्या चलाया? नसीब चौधरी, नसीब चौधरी। नसीब अक्सर मुसलमानों में भी नाम होता है, लेकिन जब उसका खुल के नाम सामने आया तो पता चला कि वो तो नसीब सिंह चौधरी और हिंदू ही है, और बाकायदा हिंदुओं के कार्यक्रमों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता है। 1-1 लाख रुपये, 51 हज़ार रुपये इसने हिंदुओं को, मंदिरों को चंदा दे रखा है। लेकिन उसके साथ भी आरएसएस के लोगों ने गलत करा, उसके साथ मारपीट करी, उसका मुकदमा दर्ज करवाया और उसका घर तोड़ दिया गया अवैध बता के। तो ये लोग तो अपने आगे किसी को ठहरने नहीं चाहते। अगर आप हिंदू बन के भी इनकी हिंदुओं की सपोर्ट करोगे तो ये क्या करते हैं हिंदुओं के लिए? इनके लगातार लोग नैरेटिव चलाते हैं जी गोहत्या पाप है। बिल्कुल हम मानते हैं गोहत्या पाप है, लेकिन आज भारत विश्व के 5 सबसे बड़े एक्सपोर्टर्स में भारत का भी नाम आ चुका है बीफ एक्सपोर्ट करने में। बीफ मतलब गो नहीं होता, कितनी बकवास करोगे, कितना झूठ बोलोगे भाई? 1 मिनट, हाँ, बीफ मतलब गो नहीं होता। क्या होता है फिर आप बताओ? क्या होता है बीफ मतलब सिर्फ गौ मांस नहीं होता, और क्या होता है? भैंस का भी होता है उसमें। किसने कहा? अरे कोई ये जो युवा इस तरीके की देख रहे हैं, आप बात आपसे कर रहे हैं, हाँ जी। क्या ये असर जो बयानबाजी की जा रही है ऊपर से लेके नीचे, उसी का असर है क्या? ये उसी का असर है। अब इन्होंने कहा कि नहीं बीफ, आपने इंटरनेट पे सर्च करके देखोगे, बीफ का मतलब आता है गोवंश। गोवंश में शामिल है गाय, बछड़ा, बैल, ये सब गोवंश में शामिल होते हैं। बीफ का मतलब ही गोवंश होता है, और गोवंश में हमारा जो है अल कबीर बूचड़ खाना सबसे बड़ा नंबर 1 टॉप एक्सपोर्टर हुआ पड़ा है। और अभी आज ही हमारे हेमंत बिस्वा शर्मा जी का बयान आपने सुना है? हेमंत बिस्वा शर्मा जी क्या कह रहे हैं? असम के मुख्यमंत्री होने के बावजूद उनका बयान ये था कि नहीं, गो हत्या के खिलाफ हमें आंदोलन चलाना पड़ेगा, हमें लोगों में नैरेटिव सेट करना पड़ेगा, हमें लोगों में जागृति लानी पड़ेगी। जब पत्रकार उनसे सवाल पूछ रहे हैं कि 5 बड़े एक्सपोर्टर में भारत का नाम क्यों आ गया है गो मांस में, निर्यात में, तो वो कह रहे नहीं हमें लोगों को समझाना पड़ेगा। अरे लोग क्या एक्सपोर्ट कर रहे हैं भाई? लोग एक्सपोर्ट करने की सरकार एक्सपोर्ट कर रही है। सरकार ने परमिशन दे रखी है बूचड़ खाने चलाने की, सरकार ने उनको जिम्मेदारी दे रखी है, सरकार की उसमें हो रहा है। बाकायदा 2014 में मोदी जी का बयान था, हम पिंक उसमें आपको जो है पिंक रिवोल्यूशन लाएंगे। पिंक रिवोल्यूशन का मतलब था कि बीफ एक्सपोर्ट में हम नंबर 1 देश को बनाएंगे। और आज भी सबसे बड़ा कत्ल खाना अल कबीर, जिसका नाम अल कबीर है लेकिन मालिक कौन है? सतीश सब्बरवाल। उसके खिलाफ इन लोगों की कभी किसी की कोई आवाज़ नहीं निकलेगी कि भाई इतना बड़ा तू कत्ल खाना चला रहा है, क्यों चला रहा है? लेकिन आम लोगों को टारगेट कर लिया जाता है। उत्तर प्रदेश के जो उपचुनाव है उसको लेकर के बीजेपी रिएक्शन दे रही है, जिस तरीके से 2 लड़कों की जोड़ी ने पूरा साझा कर लिया है कि किस तरीके से पीडीए को आगे लेकर चलना है। उस पर कह रहे हैं एक महाठग ने दूसरे ठग को जो है ठग लिया। इस पर क्या कहेंगे? एक बड़ी पुरानी कहावत है जी, सावन के अंधे को सब हराई हरा न जाता है। अगर कोई व्यक्ति सावन में अंधा हो जाता है तो जिंदगी भर उसकी आंखों आके हरियाली घूमेगी। ये खुद महाभ्रष्ट पार्टी, हर तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त पार्टी, चाहे आप उनका इंटरव्यू किसी भी देख लो, एयरपोर्ट में तो घोटाला, राम मंदिर पथ में तो घोटाला, राम मंदिर निर्माण में तो घोटाला,
2-2 लाख रुपए की राम मंदिर की ज़मीन जो है 2-2 करोड़ रुपए में बेची गई है। बेची किसने गई? चंपत राय का भतीजा जो उसका महासचिव है राम मंदिर ट्रस्ट का, उसी की ज़मीन 2 लाख रुपए की। जैसी राम मंदिर बनने की घोषणा होती है वो अपनी ज़मीन 2 करोड़ की बेचता है और वो भी ट्रस्ट को बेचता है। कितना प्रॉफिट उसने कमाया? 13,000 एकड़ ज़मीन आसपास की वहाँ पे सारी अडानी को, बाबा रामदेव को और एक उसको श्री श्री रविशंकर को, और वो भी सेना की कीमती ज़मीन वो उनको बेच दी गई रिसोर्ट बनाने के लिए। घोटाला आप लोग करते हैं। द्वारका एक्सप्रेसवे था, 18 करोड़ रुपए उसकी टेंडर कॉस्ट पास हुई थी, पर किलोमीटर 18 करोड़, और उसके बाद उसमें 250 करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए, जिस पे सवाल देता हुआ जवाब नहीं बना इनको। गडकरी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, नहीं साहब हमने टेंडर कॉस्ट पे कम पे काम करा, टेंडर कॉस्ट से कम पे काम करा। भाई साहब टेंडर कॉस्ट तो खोलो, 18 करोड़ रुपए पर किलोमीटर की टेंडर कॉस्ट थी और आपने जो बनाया वो 250 करोड़ रुपए पर किलोमीटर के हिसाब से बनाया। आखिरी सवाल ले लेते हैं शर्मा जी। आप देखिए साफ तौर पर अखिलेश यादव जी तो तस्वीर शेयर कर रहे हैं, दोनों के हाथों में हाथ है, तो क्या ये दो लड़कों की जोड़ी जो कमाल लोकसभा चुनाव 2024 में क्या वो दोहरा पाएंगे उपचुनाव? बिल्कुल जी, बिल्कुल। उपचुनाव में आप देखिए रिजल्ट बहुत हैरत अंगेज होंगे हर हालत में। जिस तरह से इन्होंने अपना प्रयोग करा था बहराइच दंगों में, मैं साफ साफ कहता हूँ, दुनिया कहती है संयोग है, मैं कहता हूँ साफ कहता हूँ मैं प्रयोग है। बिल्कुल सोची समझी राजनीति थी, सोची समझी रणनीति थी। मुझे कोई डर नहीं मारा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो उपचुनाव पर चर्चा कर रहे थे शर्मा जी के साथ में कि क्या अब दो लड़कों की जोड़ी लोकसभा चुनाव के बाद उपचुनाव में भी पूरी तरीके से कमाल कर पाएगी, क्योंकि साफ कर दिया है कि इंडिया गठबंधन वहाँ पर लड़ेगा, भले ही कांग्रेस पूरी तरीके से अब जो अखिलेश यादव के यानी कि सपा के कैंडिडेट होंगे उसको समर्थन करेंगे। अब देखने वाली बात होगी कि उपचुनाव में परिणाम क्या कुछ रहेंगे। बहरहाल आपकी क्या राय हमसे जरूर साझा कीजिएगा। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आप देख रहे थे 4 PM दिल्ली।